हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरे दोस्तों, हमने चैप्टर 2 स्टार्ट करा था जिसका नाम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था। और हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेनली हमने क्या सीखा था। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने सर सीखा था इनफोर्सिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ इनफोर्सिबिलिटी के बारे में हमने सीखा था सर। ऑन द बेसिस ऑफ इनफोर्सिबिलिटी में हमने क्या सीखा था सर, वॉइड एग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और हमने वॉइडेबल छोड़ दिया था, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, अनफोर्सिबल, अनइनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या आपको याद है वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? एक क्विक रिव्यू करते हैं और जल्दी से अपनी नई आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वॉइड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जो शुरू से ही वॉइड होते हैं, शुरू से ही लॉ द्वारा मना करा गया होता है। अच्छा, वॉइड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट हो गए जो शुरू से वॉइड हो गए। वॉइड एग्रीमेंट तब आते हैं जब एक भी एसेंशियल एलिमेंट मिस हो जाता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पर एसेंशियल एलिमेंट सारे के सारे सेटिस्फाई होते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में और वॉइड एग्रीमेंट में डिफरेंस यह है, वॉइड एग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड रहते हैं और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट शुरू में वैलिड तो रहते हैं, बाद में क्या हो जाता है, ये वॉइड हो जाते हैं। किसी भी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अभी समझाना है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट, वो चीज जो लॉ द्वारा मना करा गया है और वो उसका आपने एग्रीमेंट बना लिया तो क्या होगा, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। अनइनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कुछ टेक्निकल डिफेक्ट के आने की वजह से ये अनइनफोर्स हो जाता है। अब जब टेक्निकल डिफेक्ट रिमूव कर देंगे तो ये इनफोर्सिबल वापसी हो जाएगा। तो आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। दोस्तों, क्या आप साथ के साथ अपने हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे, ये बताइए मुझे। देखो, मैं साफ साफ वार्निंग के साथ कहूंगा, जब जब तक आप खुद अपने हाथ से नहीं लिखेंगे तब तक चीजें समझ में नहीं आएगी। मैं आपको समझ में आ रहा हूँ। मैं कितना भी आपको कितने भी एग्जांपल दे दूं, कितने भी इतने सारे एग्जांपल दे चुका हूं मैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर समझाने के लिए, वो आप वेस्ट ऑफ टाइम है। वेस्ट ऑफ टाइम है जब तक आप ये चीजों को खुद अपने हाथ से नहीं लिखते। देखो क्या होता है, हाथ से लिखने में फायदा ये होता है कि हमें एक बार जब हाथ से लिख रहे होते हैं तो हमारा ध्यान फोकस उस वॉइडेबल, जैसे मैं लिख रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ इनफोर्सिबिलिटी, तो यार आंख बंद करके तो नहीं लिखूंगा, मैं देख कर लिखूंगा तो मेरा ध्यान कहीं और होगा या वहीं पर होगा सर, वहीं पर होगा। इससे क्या होता है सर, रिवीजन करने में एक एक बार दोबारा ही रिवाइज हो जाता है हाथ से लिखने में। पहले पूरी वीडियो देखा करो, पहले पूरी वीडियो देख लिया करो, देखने के बाद एक बार फिर दोबारा पूरी वीडियो चलाई करो, क्योंकि अनलिमिटेड व्यूज है, जितने मर्जी बार देखो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पूरी वीडियो देखो, पूरी वीडियो देखने के बाद फिर क्या करो आप, फिर आप उसको लिखो आराम से, अपने खुद के नोट्स बनाए। इससे फायदा ये है कि आप एक बार पूरी वीडियो देख के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर ले। देखो, एक है वीडियो के साथ साथ उतारना, वो मत करो आप। वीडियो आपके पास ही है, अनलिमिटेड व्यूज है, जितनी मर्जी बार देखना उतनी बार देख लेना। पहले वीडियो को पूरा सुन लो, ठीक है। उतारने की झंझट ही खत्म कर देंगे आप। आज की क्लास से हम उतारने की झंझट खत्म करेंगे। उतारने के लिए मैं आपको बाद में कहूंगा कि एक बार उतारना, आराम से उतारते रहना, मैं थोड़ा रुक रुक कर चलूंगा। और पहले एक बार पूरा कंसेप्ट देख लेंगे, उसके बाद सारा उतारेंगे, ये रहेगा आपसे। क्योंकि इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट पूरा डिस्कस रहेंगे, पूरा फोकस आपका मेरे पास रहेगा। और जब उतारना हो तो फिर उतारते रहना, फिर कॉन्सेप्ट भूल जाना। तुम्हारा उतारने में क्या हो जाएगा, एक बार फिर दोबारा रिवीजन हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? क्या समझ में आ रही है? अगर आप मेरी ये बात मानोगे ना, मैं आपको कह रहा हूँ 100% मैं आपको पास करवा दूंगा मेरे भाई। अगर बात नहीं मानोगे ना तो भाई फेल भी होंगे, ये बात ध्यान रखना। ये मत बोलना कि सर हम फेल हो गए आपकी क्लास लेकर। सर फेल तब हो गए जब आप ये उतारोगे। उतारो, जितनी उतारोगे, जितना लोगों को लिखोगे उतना आएगा, ये गारंटी है दोस्तों। जितना जो ज्यादा लिखने पे मेहनत करेगा, जो एक बार लिख रहा है, जो 2 बार लिख रहा है, जो 3 बार लिख रहा है, जो जितना लिखेगा उतना लो उसको आएगा, उतना वो पास होने के उसके चांसेस ज्यादा होंगे। जितना लो को लिखोगे, पढ़कर लो नहीं आता दोस्तों, लिखने से आता है। क्लियर है? तो मैं आज की क्लास का स्टार्ट करता हूं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, एग्जाम्पल के साथ चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा ना, पूरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम्पल से ही है मेरे। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अब ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं मेरे दोस्तों, एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं और आप ध्यान समझते रहना, ठीक है। मैं कह रहा हूं ना, 1000 से ज्यादा एग्जाम्पल है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, बहुत सारे समझाने हैं मुझे, बहुत सारे एग्जाम्पल समझाने हैं। तो ध्यान सुनना, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। लो भाई ध्यान सुनना, मान लेते हैं मिस्टर ए। देखो, ए मेरे एग्जाम्पल में बहुत आता है, आप मिस्टर ए की जगह कुछ और ले सकते हो जो आपको नाम पसंद हो। मेरे को तो कॉन्सेप्ट समझाना है ना, नाम से मुझे क्या मतलब, कॉन्सेप्ट समझो आप। मिस्टर ए ने एक बार मिस्टर बी के घर में गए, एक बार मिस्टर बी के घर में गए और मिस्टर बी के घर में गए और देखा, वेंट टू मिस्टर बी हाउस। मिस्टर बी के हाउस में गए और मिस्टर ए को मिस्टर बी का हाउस बहुत पसंद आया। मिस्टर बी से बोला कि भाई आप कितने में अपना घर बेचोगे, आप कितने में अपना घर बेचोगे। कह रहा भाई मैं अपना घर नहीं बेच सकता, मैं बिकाऊ नहीं हूँ, मेरा घर बिकाऊ, मैं बिकाऊ क्या हूँ, मेरा घर बिकाऊ नहीं है, मैं घर नॉट सेल हाउस
सेल नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहता। अब मिस्टर ए को घर पसंद आ गया और इतना अच्छा पसंद आ गया कि अब उसने ठान लिया कि मुझे यही घर खरीदना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यही घर चाहिए। मिस्टर बी कह रहा भाई मैं बेचना नहीं चाहता, तू लेगा कैसे? उन्होंने कहा मैं तो ले लूंगा। अब मिस्टर ए आए और मिस्टर ए ने बी से कहा कि भाई आ जाओ अंदर। कहता हाँ आ जाओ। भाई साहब मिस्टर बी यहाँ पर खड़े थे, बड़े खुश हो रहे थे और खुशी खुशी कह रहे आओ आओ अंदर आओ, मिलकर चाय पानी पीते हैं। और यहाँ पर वो बंदा था, थोड़ा बड़ा था इससे, और ये भी खुश हो रहा था, पता नहीं ये क्यों खुश हो रहा था, और ये भी खुश हो रहा था। इसने पकड़ा भाई इसके कनपट्टी में लगा दी बंदूक, बंदूक लगा दी। कहा कि भाई अगर तूने अपना घर, अरे सही नहीं बन गया डायग्राम, बंदूक भी सही बन गई है। अगर तूने अपना मुझे घर नहीं बेचा तो मैं तुझे अभी गोली मार दूंगा। बेच रहा है नहीं बेच रहा, थ्रेटिंग करने लगा, धमकी देने लग गया। जब धमकी देने लग गया, क्या धमकी दी कि घर सेल कर, धमकी देने लग गया कि घर बेच, हाउस को बेच, हाउस को सेल कर। कौन करने लग गया धमकी, कौन देने लग गया? मैंने कहा ये सर ये है मिस्टर बी, ये है मिस्टर बी, और सर ये है मिस्टर ए। मिस्टर ए कह रहा है भाई अपने घर बेच दे नहीं तो मैं तो गोली मार दूंगा और मैं उस घर के बदले में तेरे को कुछ नहीं देने वाला, या ये घर 50 करोड़ का है मैं तेरे को सिर्फ 5 करोड़ दूंगा और कुछ नहीं देने वाला, सारा घर। अब ध्यान सुनना, अब बताओ इन्होंने मिस्टर बी ने घर बेच दिया, मिस्टर बी ने घर बेच दिया। किसको बेच दिया? क्योंकि भाई धमकी दी और धमकी से डर गया मिस्टर बी। भाई डरना बनता है, जब कान के अंदर कान में बंदूक लगी हो तो भाई हर कोई डरेगा, ठीक है। अब मिस्टर बी डर गया और डरने के बाद इसने क्या कर दिया, मिस्टर बी ने घर सेल कर दिया, हाउस सेल कर दिया, हाउस सेल टू मिस्टर ए। मिस्टर ए को घर बेच दिया, जबकि बेचना नहीं चाहता था, कंसेंट फ्री नहीं है। इधर मिस्टर बी की कंसेंट क्या है, फ्री है या नहीं है? कंसेंट फ्री नहीं है मेरे दोस्तों, कंसेंट फ्री नहीं है। अब क्या हुआ, ध्यान सुनता रहना, वो डबल कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है, वो डबल कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है। भाई अब मिस्टर बी ने जब घर बेचा तो मिस्टर बी के पास 2 ऑप्शन है। मिस्टर बी के पास ऑप्शन है, मिस्टर बी के पास ऑप्शन है, ध्यान सुनते रहना। मिस्टर बी के पास ऑप्शन है कि या तो वो केस कर दे कोर्ट में जाकर कि सर, मिस्टर बी के पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 कि ऑप्शन नंबर 1 की उसके पास कोर्ट में जाकर क्या कर दे, कोर्ट में जाकर केस कर दे, जाकर दोस्तों केस कर दे, स्यू कर दे। किस पर? मिस्टर ए पे केस कर दे, मिस्टर ए पर कि भैया जज साहब इसने मुझे धमकी दी, मेरे कान पे बंदूक रखी, मौजर रखी और मेरे से अपना घर, मेरे जबरदस्ती मेरा घर ना, विदाउट एनी कंसेंट मेरे को मेरा घर नाम मेरे को बेचना पड़ गया, मेरी मंजूरी नहीं थी, मैं चाहता नहीं था, मेरे को अपना फ्री बेचना डर के मारे। सर ऑप्शन नंबर 1 है कि जाकर केस कर देगा, ऑप्शन नंबर 2 है कि चुप रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा। डर इतना गया कि अगर ये कुछ बोलेगा तो उसके घर वालों को परेशान करेंगे, ये गुंडा है एक तरीके का और घर वालों को परेशान करेगा, डर गया है बेचारा। तो ऑप्शन नंबर 2 है कोर्ट में केस नहीं करेगा, कोर्ट में चुप रहेगा, कोर्ट में केस नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर 2 है कोर्ट में केस नहीं करेगा, मतलब चुप रहेगा। या तो ये ऑप्शन नंबर 1 क्या है कि कोर्ट में जाकर केस कर दे, ऑप्शन नंबर क्या है, स्यू कर दे। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, स्यू नहीं करे, नॉट स्यू करे, डर गया है, अब नहीं सर जान है तो जहां है ऐसा कह रहा है। तो इस केस के अंदर नॉट स्यू, नॉट स्यू मतलब क्या होता है, केस करना, नॉट स्यू। और इसके अंदर क्या है, स्यू। इसके अंदर क्या है दोस्तों, स्यू है, मतलब ये केस कर देगा और ये केस नहीं करेगा, नॉट स्यू और स्यू। तो 2 ऑप्शन हो गए इसके अंदर। अगर ये केस कर देता है, अगर ये केस कर देता है तो उसके पास ऑप्शन है, जब 1 पार्टी के बीच, अच्छा बताओ क्या मिस्टर ए कभी केस कर पाएंगे, ये बता दो, क्या मिस्टर ए स्यू कर पाएंगे? नहीं, मिस्टर ए कैसे स्यू करेंगे भाई, उसने तो धमकी दी है, वो कैसे स्यू कर देगा मेरे भाई, उसने धमकी दी है, वो कैसे स्यू कर देगा? स्यू करने का ऑप्शन किसके पास है बताओ, स्यू करने का ऑप्शन किसके पास है, स्यू करने का ऑप्शन, केस करने का ऑप्शन किसके पास है दोस्तों, मिस्टर बी के पास है, जो पीड़ित पार्टी है, इसको बोलते हैं एग्रीव्ड पार्टी। क्या बोलते हैं दोस्तों, एग्रीव्ड पार्टी। पीड़ित पार्टी जो होती है उसको बोलते हैं एग्रीव्ड पार्टी।
जो पीडी पार्टी है उसके पास ऑप्शन है कि वो केस कर देगा या ऑप्शन है कि वो डर जाएगा, वो केस नहीं करेगा। दोस्तों जब ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बना, इनके बीच में क्या बना, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, बना नहीं बना कॉन्ट्रैक्ट, हाँ कॉन्ट्रैक्ट है, पर ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है केस करने का और दूसरी पार्टी के पास ऑप्शन नहीं होता है केस नहीं करने का, दूसरी पार्टी के पास ऑप्शन नहीं है केस करने का, वन पार्टी हैज ऑप्शन टू इन्फोर्सिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, एक पार्टी के पास ऑप्शन है केस करने का और दूसरी पार्टी के पास ऑप्शन नहीं है। क्या मिस्टर ए केस करेंगे कि जज साहब मैंने इसकी कनपट्टी में बंदूक रखकर से कॉन्ट्रैक्ट करवाया और से घर सेल आउट करवा लिया, अपने नाम पे करवा लिया, ये देखो जज साहब मेरे साथ जाती हुई है, मैंने इसको घंटे, ऐसा बोलेगा क्या? सर मिस्टर ए के पास अधिकार नहीं है केस करने का, पर मिस्टर बी के पास अधिकार है। तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी के पास क्या होता है, इन्फोर्सिबल करने का अधिकार होता है और दूसरी पार्टी के पास इन्फोर्सिबल करने का अधिकार नहीं होता, ये तभी होगा जब कॉन्ट्रैक्ट बना जा रहा है विदाउट कंसेंट, और विदाउट कंसेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, जब कोलिशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक और फ्रॉड होता है। ये 5 ऐसे चीज है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट अगर इन 5 वजह से बन रहा है तो एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है केस करने का और दूसरी पार्टी के पास ऑप्शन नहीं होता। बताओ अगर कोई कोलिशन कर रहा है, कोई धमकी दे रहा है, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहा है और कोई क्या कहते हैं अगर मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है, फ्रॉड करता है, तो दूसरी पार्टी जो कर रही है सब उसके पास क्या ऑप्शन है, नहीं दोस्तों। अगर मिस्टर ए ने क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट करा बाय द कोलिशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और क्या हो सकता है, कोलिशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और मिसरिप्रेजेंटेशन, पूरा लिख लेना, और मिसरिप्रेजेंटेशन और क्या होगा, फ्रॉड और क्या होगा सर, मिस्टेक। अगर इन 5 की वजह से कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो जिस पार्टी ने कोलिशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड करा था उस पार्टी के पास अधिकार नहीं होता बेचने का, और बेचने का नहीं होता केस करने का, दूसरी पार्टी के पास अधिकार होता है केस करने का। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट उसे कहते हैं जब एक पार्टी के पास ऑप्शन है केस करने का और दूसरी पार्टी के पास ऑप्शन है केस नहीं करने का। दूसरी पार्टी का कोई ऑप्शन नहीं है केस करने का, वो नहीं कर सकता। ऑब्वियस ही बात है, कहां करेगा मिस्टर लेके, वही तो धमकी दे रहा है, वो करेगा कि भैया मेरे साथ जाती हुई है, मैंने धमकी दी, उसने मुझे सेल नहीं करा, मेरे साथ जाती हुई, ऐसा दोनों करेगा। तो समझ में आ रहा है, ये ऑप्शन किसी एक पार्टी के पास होता है और दूसरी पार्टी के नहीं होता केस करने का, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या बनता है दोस्तों, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या क्लियर है या नहीं है? अगर मैं आपको पढ़ाऊं इसके अंदर में से नोट्स में से आपको पढ़ाऊं तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एन एग्रीमेंट, ऐसा कोई एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सिबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी देयर टू बट नॉट एज द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये भी तो हो सकता है कि मिस्टर ए ने धमकी दी मिस्टर बी, ये घर 3 जनों के नाम पर था, मान लेते हैं ये घर कितने जनों के नाम पे है, 3 जनों के नाम पे, मिस्टर बी, मिस्टर सी और मिस्टर डी, 3 जनों के नाम पे घर है और मिस्टर ए ने तीनों को धमकी दे दी, क्या घर नाम करो तीनों को मिलाकर, जब तीनों के कंसेंट से घर नाम होगा, क्योंकि एक के नाम पर होगा तो घर नहीं बिकेगा, जब तीनों पेपर में साइन करेंगे, क्योंकि एक घर तीनों के नाम पर है, तो एक घर तीनों के नाम पर, तो जब तीनों साइन करेंगे तभी तो घर बेचेगा। तो एक बंदा एक से ज्यादा पार्टी को क्या कर रहा है सर, ऐसा कुछ कर दे रहा है जिससे कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जा रहा है, विदाउट एनी कंसेंट बन रहा है। और दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एन एग्रीमेंट, ऐसा कोई एग्रीमेंट जो कि इनफोर्सिबल होता है। इनफोर्स कौन कर सकता है, एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी। अगर एक बंदे से उसको कोलिशन करा था, धमकी दी है, तो वो बंदा इन्फोर्सिबल कर सकता है, उसके बाद ऑप्शन इन्फोर्सिबल करने का। और अगर एक से ज्यादा बंदे को धमकी दी है मोर पार्टी, तो वो सारी की सारी पार्टी भी क्या कर सकती है, इन्फोर्सिबल। देखो ये तो हो गया वन पार्टी वाला, ये तो क्या हो गया दोस्तों, वन पार्टी वाला केस हो गया। अगर हम बात करें टू पार्टी में, मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप एग्जांपल बना सकते हो। मान लो ए ने क्या करा, धमकी दी, एक घर है, ए ने क्या दिया, धमकी दी, भाई एक घर है, बचपन वाले घर नहीं बनाते थे ऐसे। अब ये एक घर है, इस घर को बाय करने के लिए ये घर के ओनर 3 हैं, ये बी है, सी है, सी और डी, बी सी और डी, ये ओनर है, तीनों के तीनों क्या है, घर के ओनर है। अब जब ए धमकी देगा तो तीनों को देगा ना भाई, तो तीनों को धमकी दी, तो ए ने तीनों को जाकर क्या करी, धमकी दी कि भाई कि घर को बेचो, हाउस सेल करो।
अब तीनों ने डर के मारे क्या कर दिया सर, भेज दिया, क्योंकि भाई धमकी दी, डर के मारे इन्होंने तीनों ने घर भेज दिया अपना, किसको, ए को भेज दिया। अब तीनों के पास ऑप्शन है या एक के पास ऑप्शन है, सर एक से ज्यादा पार्टी के पास भी ऑप्शन है। बस ये पार्टी जो दूसरी पार्टी जो ऐसा कर रही है, जो धमकी दे रही है, कोलिशन कर रही है, अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रही है, मिसरिप्रेजेंटेशन कर रही है, फ्रॉड कर रही है, वो पार्टी के पास ऑप्शन नहीं होता। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कोई एग्रीमेंट जिसमें एक या एक से ज्यादा पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि वो इन्फोर्सिबल कर ले, लॉ के में इन्फोर्सिबल लॉ हो, देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स। क्या पता ऐसा भी तो हो सकता है एक ना देकर और एच और क्या कहते हैं, एच और इसने धमकी दी, दो पार्टी ने मिलकर धमकी दी, दो पार्टी ने धमकी दे दी, दोनों ने मिलकर धमकी दी तीन जनों को, तो ये दो पार्टी अब केस नहीं कर पाएगी। कैसे करेगी भाई, ये तो धमकी दे रहे हैं, तो ये दो पार्टी केस नहीं कर पाएगी मेरे दोस्तों। तो ये हो गया टू और मोर पार्टीज, दोनों तरफ से हो गया। अब आप समझो कॉन्सेप्ट को, जब एग्रीमेंट, जिस हिसाब से मैं आपको एग्जांपल करा रहा हूं ना, मुझे लगता नहीं है इस हिसाब से हमारा स्पीड में चल रहा है, बहुत आराम से चल रहा है, आपको भी दिख रहा है ये बहुत आराम से चल रहा है। दोस्तों दो एग्जांपल मैंने आपको बेस करे, तो मैंने कहा बताओ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, आप एक लाइन पे बताओ। ऐसा कोई एग्रीमेंट जिसमें एक या एक से ज्यादा पार्टी के पास ऑप्शन होता है इन्फोर्सिबल करने का, और दूसरी पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट की है या दूसरी पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट की है उनके पास ऑप्शन नहीं है इन्फोर्सिबल करने का। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है दोस्तों, वॉइडेबल। अब मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर उसने ऑप्शन है कि अगर उसने केस कर दिया, अगर एग्रीव्ड मिस्टर बी ने केस कर दिया, ध्यान सुनना, पूरा डेफिनेशन चेंज हो जाएगा। अगर मिस्टर बी ने जो जिसको धमकी मिली थी, या मिस्टर बी सी डी को ने केस कर दिया, तो बन जाएगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि केस करने का ऑप्शन किसके पास था, मिस्टर ए के पास था। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या बोल देंगे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तो मिस्टर बी के पास ऑप्शन था, मिस्टर सी के ए केस नहीं कर पाएगा। बट अगर केस नहीं करा ना, अगर केस नहीं किया, तो सर ये कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड बन जाएगा। सर ये क्या बता दिया आपने, हाँ बहुत ध्यान सुन लो क्या बोल रहा हूं मैं। अगर केस नहीं कराना मेरे भाई, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये बात ध्यान देना, ऑप्शन है वो ठीक है, केस कर देगा तो वॉइडेबल, अगर केस नहीं कराना तो वैलिड माना जाएगा। क्यों, ध्यान सुनना। मान लो मैंने आपको धमकी दी और आपसे बोला कि आपने अपना घर बेचो मुझे, एग्जाम्पल, मैंने आपको धमकी दी, आपके पास एक घर बड़ा सा घर है, आपके पास जस्ट इमेजिन आपके पास एक घरिया सा घर है, और मैं आपके पास आया, मैंने आपको धमकी दी और मैंने कहा घर नहीं बेचेगा ना मार दूंगा, ऐसा मैंने बोला, और आपने मुझे घर बेच दिया डर के मारे। ठीक है, अब आपने मुझे डर के मारे घर बेच दिया, और क्या आपने मुझे जब घर बेचा, अगर आप केस करते हो तो कोर्ट मुझे क्या कहेगा, कोर्ट मुझे बुलाएगा और सजा देगा और कहेगा ये कॉन्ट्रैक्ट जो भी इन दोनों के बीच में वॉइडेबल करार हो गया, वॉइड हो गया, वॉइडेबल मान दिया, क्योंकि एक पार्टी ऑप्शन कर सकती है, दूसरी पार्टी नहीं कर सकती। बट अगर आपने केस नहीं करा, क्या बताओ कोर्ट को पता है कि आपने जो घर बेचा वो डर के मारे बेचा है, बताओ, सही बताना मुझे। मैंने कहा केस कर दिया तो पता चल जाएगा, जब तक दोस्तों हम केस करेंगे ही नहीं, जब तक आप कोर्ट में जाकर केस करोगे नहीं और ये ना बोलोगे कि मुझे धमकी देकर मेरे से प्रॉपर्टी छीनी गई है, तब तक कोर्ट को क्या सपने आ रहे हैं पता चलेगा उनको। जब आप केस करोगे तभी तो पता चलेगा, तभी तो वॉइडेबल होगा। जब केस करोगे ही नहीं तो कोर्ट क्या बोलेगा, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है तो सही होगा, अगर गलत होता तो ये बंदा बोलता ना, ऑब्जेक्शन उठाता है या नहीं उठाता। तो अगर डर के मारे तुमने केस नहीं करा ना, तो कोर्ट मान लेगा ये वैलिड है मेरे भाई, कोर्ट क्या मान लेगा, वैलिड है। अगर तुम केस नहीं कर रहे इसका मतलब ही क्या है, वैलिड है। इसका मतलब क्या, तुमने अपनी मर्जी से बेचा है, ये मान लेंगे, भले ही तुमने अपनी मर्जी से ना बेचा हो, ये गलती तुम्हारी हो जाएगी। कोर्ट में केस करो भाई, पुलिस आपको सपोर्ट करेगी, पर आपने अगर केस नहीं करा ना, आपने डर के मारे केस नहीं करा तो वैलिड है, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा, हमें भी नहीं पता आपने जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी वो वैलिड इन नेचर है। बट अगर आपने केस कर दिया ना मेरे भाई, तो हम बोल देंगे इसको वॉइडेबल, क्योंकि वॉइड तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि वॉइड तब होता जब गलत होता। देख एक तरीके का वॉइड भी बन गया, एक तरीके का वॉइड भी बन गया दोस्तों ये, हाँ एक तरीके का वॉइड भी बन गया, क्योंकि वॉइड क्या है, शुरू से बिगिनिंग में वॉइड, और ये था
शुरू से था, बट इसमें एक पार्टी के पास ऑप्शन नहीं है। एक पार्टी के वॉइड में क्या होता है, एसेंशियल एलिमेंट मिस है, तो इसमें एक एसेंशियल एलिमेंट है कंसेंट, तो कंसेंट इसमें मिस है, तो इसको वॉइड भी कह सकते हैं। बट वॉइड और भी हो सकता है, एसेंशियल एलिमेंट अनसर्टेनिटी है, लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, कंसिडरेशन नहीं है, तो वॉइड कैसे बन सकता है? वॉइड उन नो एसेंशियल एलिमेंट अगर एक मिस हो गया तो वॉइड बन जाएगा। बट इसको एक ये वॉइड वॉइडेबल का होगा सिर्फ फ्री कंसेंट की वजह से। अगर कुछ होता है, फ्री कंसेंट नहीं है तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। वॉइड भी हो सकता है क्योंकि वॉइड तो एसेंशियल एलिमेंट है, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, हर एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, पर हर एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। बताओ मुझे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब एक एसेंशियल एलिमेंट मिस हो, तो फ्री कंसेंट मिस होता है, तो वॉइड भी क्या बन जाएगा? वॉइडेबल बन जाएगा, इसलिए नाम पड़ गया वॉइड एबल। ठीक है, तो अगर उस पार्टी ने केस कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट जो था उनके बीच में धमकी से जो लिया गया वो वॉइडेबल बन जाएगा। अगर केस नहीं करा तो कोर्ट तो ये मानेगा भाई जो तुमने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है तुमने सही तरीके से फ्री कंसेंट अपने सहमति से करी है। अगर सहमति से नहीं करी होती, धमकी से हुआ होता तो आप मुझे बताते, आपने बताया नहीं तो हम इसको वैलिड मानेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे यहीं पर गलती करते थे। ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में फंसा कर देगा, कहेगा मिस्टर बी को धमकी मिल गई पर मिस्टर बी ने केस नहीं किया, तो बताओ वॉइडेबल या वॉइड? वैलिड सर, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। धमकी मिली, फ्री कंसेंट नहीं था और उसने अगर केस नहीं करा तो वैलिड है, अगर केस कर दिया तभी वॉइडेबल है, क्योंकि ऑप्शन है इनफोर्सिबल करने का। ऑप्शन को अपना, ऑप्शन अगर नहीं अपनाया, केस नहीं करा तो वैलिड मान लिया जाएगा। मान के चलेंगे हम, जज साहब है, आप भी जज साहब, आप मान के चलोगे कि किसी अगर भाई प्रॉपर्टी, दुनिया में कितनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, आप क्या जज साहब यही करते रहेंगे? नहीं सर, बताओगे तभी तो पता चलेगा, जब बताओगे नहीं तो क्या मानेंगे भाई वैलिड है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आया तो अगर मान लो ए ने कहा बी से कि भैया ये तुम मेरे को प्रॉपर्टी भेज, नहीं तो मैं तेको गोली मार दूंगा। बी ने कहा कि भाई मैं ठीक है भेज दिया, और अब बताओ ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, वैलिड है या आपके पास तीन में से कोई भी नहीं है? हमने कहा सर वैलिड है। अगर केस कर देगा तो वॉइडेबल, केस नहीं करेगा तो वैलिड। क्या बात समझ में आ गई? क्या क्लियरिटी मिल गई दोस्तों? यहां पर हमने खत्म कर दिया है, यहां पर हमने खत्म कर दिया मेरे भाई। यही सबसे इंपॉर्टेंट था अभी तक का, सबसे इंपॉर्टेंट यही था, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। सबसे इंपॉर्टेंट जो कह रहा हूं ना, सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बेस पर तो एक चैप्टर है पूरा का पूरा। सबसे इंपॉर्टेंट यही था दोस्तों। आगे चैप्टर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, मैं यहीं पर ले आऊंगा। अब देखना, मैंने ये पढ़ाया तो सेम कॉपी मैंने जो यहाँ पर लिखा है ना, वही सेम का सेम कॉपी मैंने वहां पर भी करवा दूंगा, क्योंकि वही है सर, वही है सर। पर उसके अंदर एडवांस भी है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, एडवांस भी। ऐसा नहीं है कि यहीं पर चैप्टर खत्म हो जाएगा, आगे जाकर चैप्टर में ये तो है, साथ में कुछ और भी है, वो करेंगे, ये भी करेंगे रिवीजन तरीके से। सर इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बता देता हूं। इंपॉर्टेंट ये होते हैं और ये होता है जो आगे जाकर पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम आने वाले हैं, और ये दोनों भी काम आते हैं कभी कभी। ठीक है, तो ध्यान सुनना। अब मैंने आपको वॉइड एग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, अनइंफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट सिखा दिया है। अब मैं सिखा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। जब हम कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्मेशन मतलब बनाए, जब हम कॉन्ट्रैक्ट को बनाए तो बताओ कैसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो ये दो बातें बड़ी सिंपल है, इसको यही पढ़ेंगे। नॉर्मल इसमें एग्जांपल लेने लायक कुछ नहीं, जब पढ़ोगे आपको खुद ही समझ आएगा कि एग्जांपल लेने लायक कुछ था ही नहीं। तो मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ मोड, अच्छा मोड ऑफ क्रिएशन आ गया, यहां देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, एक मिनट, ये दोस्तों नीचे थोड़ा लास्ट में था, मिल गया। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन के बेसिस पर कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? दो कॉन्ट्रैक्ट, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट और सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। एमसीक्यू में पूछता है दोस्तों फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट और सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। देखो पहले तो सिंपल पढ़ा देता हूं क्या है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट अदर देन फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट आर कॉल्ड सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। और देखो ये देखो, ये पढ़ दो, मैं लिख देता हूं अलग से, PARDE, ये लो, ये दूसरा नाम है सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। इसी को क्या, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट का क्या है नाम? अब पहले तो समझो ये नाम क्या है, इसको कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, पर अभी सुन लो। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो फॉर्मल नहीं होते। सिंपल, सिंपल आपने बचपन में सीखा था इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी शेयर में लिखा गया था इक्विटी शेयर वो शेयर है जो प्रेफरेंस नहीं है, याद आ रहा है आपको? और यही लॉ के अंदर लिखा हुआ दोस्तों, आप स्टडी मटेरियल उठाइए और देख लीजिए। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो फॉर्मल नहीं होता। तो मुझे क्या सीखना है? फॉर्मल। अगर मैं फॉर्मल सीख लूंगा तो जो फॉर्मल, जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मल है फॉर्मल डाल दूंगा, जो फॉर्मल नहीं है तो वो क्या है? वो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये क्या है दोस्तों? ये इसका दूसरा नाम क्या है? हाँ सर, सर इसमें थोड़ी स्पेलिंग ठीक कर लीजिए, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है इसमें। ये PAROLE है, DE नहीं है, OLE है। पेरोल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं दोस्तों? पेरोल कॉन्ट्रैक्ट।
पेरोल कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा नाम है पेरोल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर थोड़ी सी बच्चे ने मिस्टेक कर दी है, पेरोल कॉन्ट्रैक्ट है, PAROLE, पेरोल, पेरोल कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, याद रहिए हमेशा बात, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट को ही क्या बोलते हैं, पेरोल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। क्लियर? चलो, तो मैंने क्या बताओ, पेरोल कॉन्ट्रैक्ट या सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, ये एमसीक्यू पूछेगा। मैं बता रहा हूं पेरोल कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाता है, सिंपल, फॉर्मल, अनफोर्सेबल, क्या क्या बोलेगा आपको लिखना है। पेरोल कॉन्ट्रैक्ट इज अ सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, और यही डेफिनेशन हमारे स्टडी मैट के अंदर गिवन है। बस अब फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये अगर पता चल जाए ना, तो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी पता चल जाएगा। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट जो फॉर्मल नहीं है वो सिंपल है, जो सिंपल नहीं है वो फॉर्मल है। तो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है देखना, दीज कॉन्ट्रैक्ट आर द वैलिड इवन इफ they lack consider, these contract are two types, they lack consideration, they lack consideration। भाई ये वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पहले मैं इसको छोटा करता हूं, देखो, these contract are valid even, तब तक ये वैलिड रहते हैं जब तक इसके अंदर कंसिडरेशन होता है। जैसी कंसिडरेशन लैक कर जाता है, हट जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इफ दे लैक कंसिडरेशन, इफ दे लैक, ध्यान समझेगा दोस्तों, क्या मैंने कोशिश कर रहा हूं बताने की आपको, ध्यान सुनना। ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये वैलिड रहते हैं। देखो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक तरीका क्या है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बताया ना मैंने, जिसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। बट सर ध्यान देने वाली बात ये है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड तब कहेंगे जब सारे एसेंशियल एलिमेंट सेटिस्फाई होंगे। बट फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट स्पेशल, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि ये वैलिड नेचर है, वैलिड जैसा ही है, बट अगर इसमें एक फ्री कंसिडरेशन वाला जो एसेंशियल एलिमेंट था अगर वो लैक कर जाता, अगर नहीं होता, तब भी ये वैलिड रहेगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। दोनों में समझे डिफरेंस क्या है। ये एक तरीके का वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तब भी वैलिड रहता है, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट तब भी वैलिड रहता है अगर इसके दो पार्टी के बीच में कंसिडरेशन में मिसिंग है, मिसिंग। मैं आपको कार्ड दे रहा हूं, आप बदले मुझे कुछ नहीं दे रहे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड माना जाएगा, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट उसे कहते हैं। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट तब भी वैलिड रहते हैं जब कोई कंसिडरेशन बीच में ना हो पार्टी के बीच के अंदर, ठीक है। अच्छा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट होना चाहिए, कंसिडरेशन भी होना चाहिए। अगर उसके अंदर कंसिडरेशन मिस है तब भी वैलिड हो जाएगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर उसमें कंसिडरेशन मिस है तब भी वैलिड मान लिया जाएगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों। वॉइड नहीं माना जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ठीक है। दीज कॉन्ट्रैक्ट आर टू टाइप, दो टाइप के होते हैं। देखो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप उसको नहीं भी पढ़ोगे ना तब भी चलेगा, बट क्योंकि स्टडी मैट में है इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील, दो टाइप का होता है, कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील और एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड, दो टाइप का होता है। पहला पॉइंट ये रहा कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील, और दूसरा पॉइंट ये रहा, दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो, कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील का मतलब क्या हुआ, देखो ये रहा कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील, आर इन अ राइटिंग एंड साइंड बाय द पार्टी और टू देयर। ये कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील का मतलब हो गया राइटिंग में होना चाहिए, और पार्टी जो है दोनों के बीच, दो पार्टी जो है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उनका साइन भी होना चाहिए, उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील। बट पॉइंट वाली बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड इंक्लूड द कोर्ट जजमेंट, recognized obligation in such case arise out of the judgment and not under the contract। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ की जजमेंट से बना, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ की जजमेंट से बना, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है मेरे। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ की ऑर्डर से बना, लॉ ने कहा कि नहीं तुम्हें इसको देना पड़ेगा, अब बनाओ कॉन्ट्रैक्ट, बनाना पड़ेगा, पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना, ऑब्लिगेशन से बना, तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो कोर्ट की जजमेंट और ऑब्लिगेशन से बनता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं। दोस्तों फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके का वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, बट ये तब भी वैलिड रहता है जब कंसिडरेशन में लैक आ जाए। लैक आने का मतलब कंसिडरेशन अगर नहीं होगा ना दो पार्टी के बीच में, तब भी हम उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, उसका नाम देंगे फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड। पेपर में ये पूछ लेगा कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील क्या होता है, पेपर में ये पूछ लेगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो राइटिंग में हो और पार्टी के साइन होते हैं उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील,
ये दो टाइप के होते हैं। इसके अंदर पार्टी के क्या होते हैं, साइन होते हैं और रिटर्न में होता है कॉन्ट्रैक्ट, और पार्टी के क्या होते हैं, साइन होते हैं। उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, इंक्लूड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंदर क्या इंक्लूड है, कोर्ट की जजमेंट की वजह से कॉन्ट्रैक्ट बना, ऑब्लिगेशन की रिकॉग्नाइज की वजह से, इन सच केस अराइज आउट ऑफ द जजमेंट एंड नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। किसी दो पार्टी के रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, कैसे बना है, कोर्ट ने जजमेंट दी और से कॉन्ट्रैक्ट बन गया। और ये क्या होगा आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा सर, आगे जाकर मैं बताऊंगा आपको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ही एक तरीका का कॉन्ट्रैक्ट तक कॉन्ट्रैक्ट का रिकॉर्ड होता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आपने सीखा होगा, तो अगर कौन सा सही कह रहा हूं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको सिखाऊंगा आगे जाकर, ये आपको पता चलेगा तब वो बताऊंगा कॉन्ट्रैक्ट। उसमें क्या होता है, लॉ द्वारा बनाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट, बनाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ध्यान समझ में आएगा आपको। तो ये है फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट और सिंपल। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो दो टाइप के होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड। कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील का मतलब क्या होता है, जो रिटर्न में होता है और पार्टी उसमें साइन करती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टी द्वारा नहीं बना हो, लॉ की जजमेंट से बना हो या लॉ की ऑब्लिगेशन से बना, लॉ ने थोपा कि बनाओ कॉन्ट्रैक्ट तो बना हो, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड। और जो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो क्या है, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। जो हर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा दोस्तों, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट होगा। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, अगर कंसिडरेशन लैक भी हो जाए, कंसिडरेशन नहीं भी होगा ना दो पार्टी के बीच में, तब भी उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाएगा और उसी को हम नाम देंगे फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे दोस्तों, अगर आप ये याद करके नहीं भी जाओगे तभी, बट ये याद करना कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड, बस इसको पढ़ना, एमसीक्यू में पूछ सकता है आपसे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आंसर तो कभी नहीं आने वाला, इससे क्वेश्चन आंसर कभी नहीं आता, एमसीक्यू में पूछता है और आपको बस इतना पढ़ना है बस। दोस्तों अब हमें आगे क्या पढ़ना है, ध्यान देना। तो फॉर्मेशन खत्म कर लिया हमने, इंसोर्सिबिलिटी खत्म कर दिया, फॉर्मेशन कमेटी का फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा नाम क्या है, पे रोल कॉन्ट्रैक्ट। पे रोल कॉन्ट्रैक्ट याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड है। पे रोल कॉन्ट्रैक्ट को ही सिंपल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, आगे एमसीक्यू में आएगा तो ध्यान देना। पे रोल कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं दोस्तों, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब दोस्तों क्या बच गया, अब बच गया एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इन्फर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं और ई कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ई कॉन्ट्रैक्ट तो अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब ध्यान देना, तो सर आज की क्लास में करें या नेक्स्ट क्लास में इसको देखें। क्रिएशन कितने के रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको, आज की क्लास में इतना ही ठीक है। आज की क्लास में क्योंकि मेरे को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा अच्छे से समझाना था, क्योंकि इसके बेस पर एक चैप्टर है। अगर आपका ध्यान अगर ढंग से समझाता ना तो आगे आपको अच्छे से समझ नहीं आता, उसके बेस पर पूरा एक चैप्टर है इसलिए। बाकी तो नॉर्मल है, बाकी तो एक्सप्रेस इम्प्लाइड में आपको 2-2 मिनट में एक एग्जांपल दूंगा, सारा खत्म हो जाएगा लाइन से खत्म हो जाएगा सर सारा का सारा। अगली क्लास थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, आज की क्लास से थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी क्लास, पर ये डेफिनेटली ये खत्म हो जाएगा अगली क्लास के अंदर। और जैसे ये खत्म होगा उसके ब्याह पर फिर एमसीक्यू का देखेंगे, तो एमसीक्यू देखते हैं कोई इसके ब्याह पर, इस चैप्टर के ब्याह पर जो अभी तक चैप्टर हुए उनके ब्याह पर एमसीक्यू कर सकते हैं नहीं कर सकते। एमसीक्यू करना मस्ट है दोस्तों, जितने आप एमसीक्यू करोगे ना उतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चलेगा और आपके पेपर में भी एमसीक्यू आने के चांसेस है। एमसीक्यू आने के तो आते ही है, एमसीक्यू पेपर में एमसीक्यू आएंगे और उसको आप अटेम्प्ट भी कर सकते हो दोस्तों। आज की क्लास में इतना ही करते हैं भाई, और नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे से बातों को और क्लियर होते हुए चलेंगे। धन्यवाद, आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय।